हाय फ्रेंड्स, मैं हूं यशोवर्धन। हजेला आईएएस एकेडमी पे आप सभी का स्वागत है। ये हजेला आईएएस एकेडमी का यूट्यूब चैनल है, हजेलाज आईएएस। दोस्तों, यहाँ पर हम लगातार आपके लिए करंट अफेयर्स लेकर के आते हैं। अलग अलग न्यूज़पेपर में जो खबरें होती हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी होती हैं, उनका एनालिसिस लेके आते हैं। और आज मैं द हिंदू में एक खबर छपी है, EU सैंक्शन गुजरात रिफाइनरी एज इट टारगेट्स रशियाज एनर्जी सेक्टर। हिंदू में खबर छपी है कि यूरोपियन यूनियन ने सैंक्शंस लगाए हैं रशिया को टारगेट करते हुए भारत की कंपनी के ऊपर। अब ये क्या कहानी है, तो देखिए, इसको ज़्यादातर जो न्यूज़पेपर्स उन्होंने कवर किया है। हम ये देखें, 18-19 लगातार 2 तारीखों में ये खबर कवर की जा रही है। और जिनकी आप ये फ़ोटो देख रहे हैं, ये यूरोपियन कमीशन जो है उसकी उपाध्यक्ष हैं काजा कलास, राइट। अब देखते हैं इन्होंने क्या कहा। काजा कलास ने शुक्रवार को लिखा, सोशल मीडिया एक्सपर्ट लिखती हैं, पहली बार हम भारत में रोसनेफ्ट की सबसे बड़ी रिफाइनरी पर प्रतिबंध लगा रहे हैं और फ्लैग रजिस्ट्री को भी इस प्रतिबंध में शामिल कर रहे हैं। फ्लैग रजिस्ट्री यहाँ पे देखें तो लगभग 150 फ्लीट या समुद्री जहाज़ों पर भी प्रतिबंध है। देन इसके अलावा जो रोजनेफ्ट है, ये रशिया की बहुत बड़ी एक ऑयल कंपनी है और इस ऑयल कंपनी का हिस्सा भारत की एक कंपनी में, नायरा में। तो चलिए हम आगे देखते हैं क्या है। अब ये देखें तो यूरोपियन यूनियन ने रूस के ऊर्जा क्षेत्र को निशाना बनाते हुए गुजरात की एक रिफाइनरी पर प्रतिबंध लगाए। ये खबर है, यही हेडलाइन है हिंदू न्यूज़पेपर में। अब यहाँ देखें हुआ क्या। यूरोपियन यूनियन ने यूक्रेन का जो युद्ध चल रहा है, यूक्रेन और रशिया, तो अलग अलग समय पर इस पर सैंक्शंस लगाए जाते रहे। तो इस बार जो है वो 18वां सैंक्शन है, ध्यान रखिएगा, 18वां राउंड है प्रतिबंधों की घोषणा करने का। इन 3 सालों में क्या हो रहा है, तो देखिए, रशियन ऑयल एक कंपनी है जिसका नाम है रोजनेफ्ट। इसकी एक कंपनी नायरा एनर्जी, जो कि पहले इसका नाम हुआ करता था एसआर लिमिटेड, ये गुजरात के वडीनार स्थित रिफाइनरी है, जहां पर कि रोजनेफ्ट की हिस्सेदारी 49.13% है। इट मीन्स एक बड़ी हिस्सेदारी यहाँ पर रूस की तेल कंपनी की है। ये नायरा एनर्जी का ये रिफाइनरी है। और अगर हम बात करें भारत में, तो सबसे बड़ी रिफाइनरी तो जामनगर की है, जो कि रिलायंस की है। और ये जो दूसरे नंबर की भारत की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी है, जो कि पर डे 4 लाख बैरल तेल का उत्पादन करती है। मतलब क्रूड ऑयल आता है और उसको प्यूरिफाई किया जाता है। और देश भर में पूरे इसके लगभग 6300 से अधिक पेट्रोल पंप्स भी हैं। अब अगर इस कंपनी के ऊपर प्रतिबंध लगाया जाता है, तो इसमें कोई शक नहीं कि भारत की इस कंपनी के कारोबार पर बुरा असर पड़ेगा। इट मीन्स भारत की अर्थव्यवस्था पर भी इसका असर दिखेगा। भारत ने क्या जवाब दिया, हम लोग उस पर ही बात करेंगे, लेकिन पहले हम डिटेल में जान लेते हैं आखिर यूरोपियन यूनियन ने यहाँ पर क्या किया और क्यों कर रहा है। ये तो हम सब समझ गए। तो देखिए, इस खबर को विस्तार से जानते हैं। और हाँ, एक बात यहाँ पे आप आगे बढ़ने से ज़रूर हम लोग कह दें। देखिए, हजेला आईएएस एकेडमी बहुत सारे प्रोग्राम्स चला रहे हैं। इस वक्त हम लोग मेंस आंसर राइटिंग के लिए चला रहे हैं, प्रीलिम्स के लिए चला रहे हैं। ऑनलाइन हमारा सिर्फ 99 रुपीज़ में भी हमारे कोर्सेज अवेलेबल हैं। 500 रुपीज़ मतलब 499 में हमारे मेंस के लिए आंसर राइटिंग के प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं। अगर आप ज्वाइन करना चाहते तो आप आइए, हमारे ज्वाइन कीजिए हजेलाज आईएएस एकेडमी को। आप अगर ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते तो एप्लीकेशन के थ्रू, वेबसाइट के थ्रू भी आप क्लासेस ले सकते हैं। और YouTube के माध्यम से भी आप हमारी क्लासेस को, हमारी करंट अफेयर्स को आप ले सकते हैं। और करंट अफेयर्स के अगर ये रिलेटेड आपको कोई भी नोट्स चाहिए, PDF फॉर्म में चाहिए, तो आपको जाना होगा हजेला आईएएस एकेडमी की वेबसाइट पर। वहाँ डेली जो भी यहाँ वीडियोस अपलोड किए जाते हैं करंट अफेयर्स से रिलेटेड, इन सभी के नोट्स आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में आपको PDF के फॉर्म में मिल जाएंगे। और लिंक आपको मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से लिंक आप देखेंगे और वहाँ से आप जा सकते हैं। सो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो यूरोपियन यूनियन ने रूस के एनर्जी सेक्टर को टारगेट करते हुए गुजरात की जो नायरा की रिफाइनरी है, जिसमें कि रोजनेफ्ट जो रशिया की कंपनी, उसका 49.13% स्टेक या शेयर है, इसके ऊपर अब ये 18वां राउंड का जो प्रतिबंध लगाया जा रहा है, इसमें कहा है। अब देखिए ये चीजें क्या हैं। इसी तरह की बात यूएसए ने भी ऑलरेडी कह रखा है। यूएसए ने कहा है कि रशिया से जो भी क्रूड ऑयल खरीदते हैं, जैसे खासतौर से भारत, चीन और ब्राज़ील,
इनकी बात की है। और अगर ये लगाते हैं तो वे कहते हैं इनके ऊपर हम सेकेंडरी टैरिफ 100% टैरिफ लगाएंगे। इसके पहले कहा था कि 500% तक टैरिफ लगाएंगे और उस टैरिफ के ऊपर सेकेंडरी टैरिफ भी 100% का, मतलब 500 1000 गुना तक हो जाएगा। सो चलिए ये, और ये घोषणा किसने की थी? अगर हम देखें यूएसए के कांग्रेस में तो चल ही रहा है, इसके अलावा नेटो में जो मार्क रूट हैं उन्होंने ये घोषणा की थी। इन 3 देशों के लिए लगातार ये भी चर्चा चल रही है और इससे रिलेटेड हमारा वीडियो ऑलरेडी हम अपलोड कर चुके हैं। अगर आप देखना चाहें तो आप वहां पर जाकर के देख सकते हैं हमारे चैनल पर। सो अब देखें कि यहाँ पे प्रतिबंधों में क्या क्या शामिल है। तो देखते हैं, तेल की मूल्य सीमा घटाई गई है, वो क्या है, इसका असर कैसे पड़ेगा? तो रशिया के जो तेल G7 देशों के समुद्री और बीमा सेवाओं का उपयोग करते जो भुगतान की अधिकतम सीमा है उसे कितना 60 से घटाकर 47.6 प्रति बैरल कर दिया गया है। दूसरा यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर रशिया के जो भी क्रूड ऑयल से बने हुए जो प्रोसेस जो उत्पाद हैं उनके ऊपर क्या कर दिया, यहाँ पर आयात प्रतिबंध लगा दिया गया। ये सिर्फ EU में लगाया गया है। इसके अलावा नर्ड स्ट्रीम, मतलब ये गैस की पाइपलाइन है, नर्ड स्ट्रीम 1 और 2 जो गैस पाइपलाइन में इन पर पूर्ण रूप से लेन देन करने पर प्रतिबंध लगा दिया, जो कि जर्मनी को जोड़ती है रशिया के साथ। लेकिन यहाँ पर स्लोवाकिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने आपत्ति दर्ज की। एकमात्र व्यक्ति जिसने आपत्ति दर्ज की है स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री, जो कि आपको पुतिन के साथ खड़े हुए दिख रहे हैं, इनका नाम है रॉबर्ट फीको। रॉबर्ट फीको ने क्या कहा, वे कहते हैं कि देखिए उनके देश की एनर्जी सिक्योरिटी, ऊर्जा चिंताओं को समझना चाहिए, लेकिन यूरोपियन यूनियन ने तब भी इनकी बातों को दरकिनार करते, उनकी चिंताओं को दरकिनार करते हुए ये जो 18वें राउंड का जो इकोनॉमिक सैंक्शंस है उनको यहाँ पे हम देखते हैं लगा दिया गया। और यहाँ पर टारगेट क्या रखा है कि यूरोपियन यूनियन 2028 तक रशियन जो गैस है सब पूरी तरह से बैन लगा देगी। जो सैंक्शंस धीरे धीरे बढ़ते चले आ रहे हैं तो वे वहीं उसी दिशा में बढ़ रहे हैं। अब देखते हैं कि कज़ा कैलाश ने और क्या कहा। उनका कहना है कि हम प्रतिबंध रूस की युद्ध क्षमता को कमजोर करने के लिए लगा रहे हैं। इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि अगर रूस के ऊपर हम प्रतिबंध नहीं लगाएंगे तो रशिया के पास धन की कमी नहीं होगी, और धन की कमी नहीं होगी तो वो लगातार युद्ध को जारी रखेगा। तो कैसे यूक्रेन और रशिया वॉर को जल्दी से जल्दी खत्म किया जाए, समाप्त किया जाए, इस बात की यहाँ पर इनको चिंता है। उसी के अनुरूप यहाँ पर रणनीतियाँ बनाई जा रही हैं और ये 18वें राउंड का जो इकोनॉमिक सैंक्शन लगाए गए हैं ये है। अब यहाँ पे देखते हैं कि जो भारत की जो रिफाइनरी इसके ऊपर किस तरह के प्रतिबंध हैं। तो देखते हैं, यात्रा प्रतिबंध कि कोई भी किसी भी तरह का अधिकारी यात्रा नहीं कर पाएगा। इसके अलावा उसकी संपत्ति को फ्रीज कर दिया जाएगा जो भी कहीं भी किसी और दूसरे देशों में, और किसी भी तरह के जो संसाधन है उस पर अदायगी पर जो किसी भी तरह का अगर पेमेंट वगैरह है उस पर रोक करेंगे। और ये क्या है, ये सभी पूर्ण प्रतिबंध के तहत नायरा एनर्जी की रिफाइनरी पर भी लागू होंगे। इट मीन्स भारत पर भी लागू होंगे। रोज नेफ्ट पर उन्होंने लगाया, लेकिन रोज नेफ्ट की हिस्सेदारी 49% यहाँ पर है, इसलिए इसका असर होगा। देन इसके अलावा देखिए रेस्ट ऑफ जो है, तो अब इसका असर कैसे भारत की एक और कंपनी जो केसानी इंटरप्राइजेज है इस पर भी, क्योंकि रेस्ट ऑफ जो पार्ट है इनके पास है नायरा का। सो अब यहाँ देखें, अब यहाँ देखिए लगातार यहाँ पर अब देखा जाए तो रिलायंस इंडस्ट्रीज का सौदा चल रहा था नायरा में हिस्सेदारी खरीदने के लिए, लेकिन वो अभी हुआ नहीं, तो रिलायंस के ऊपर तो अभी असर नहीं पड़ेगा। इसके अलावा देखा जाए अन्य तरह के जो प्रतिबंध है वे क्या हैं, तो 14 पर्सन्स और 41 ऑर्गेनाइजेशंस पर प्रतिबंध लगाए गए हैं। और इस तरह से EU की जो रिस्ट्रिक्शन वाली या प्रतिबंध वाली जो सूची है उसमें लगभग 2500 से ज़्यादा संस्थाएं अब तक शामिल हो चुकी जो रशिया से जुड़ी हुई हैं। इसके अलावा रूस का जो शैडो फ्लीट है, इट मीन्स कि अगर मान लीजिए किसी भी तरह के गोपनीय तरीके से छुपा करके रशिया से कोई सामान बाहर बेचने के लिए ले जाना या रशिया को आपूर्ति करना, इस तरह की शैडो फ्लीट के ऊपर भी प्रतिबंध लगाए गए हैं। 105 अतिरिक्त जहाज़ों को EU बंदरगाह में प्रवेश और समुद्री सेवाओं से प्रतिबंधित किया गया है। मतलब जो भी ऐसे जहाज हैं उन पर रोक लगा दी गई है। और टोटल अगर देखा जाए तो लगभग 444 इस तरह के जहाज हैं जिनके ऊपर प्रतिबंध है। इसके अलावा एक कैप्टन और एक इंटरनेशनल फ्लैग रजिस्ट्री ऑपरेटर को भी इस लिस्ट में शामिल कर लिया गया है। इसके अलावा 45 रशियन बैंक्स पर पूरी तरीके से बैन है, उनके साथ किसी भी तरह का लेन देन नहीं किया जाता है। और 26 नए और भी इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इसी तरह की सूची में जोड़े गए जहां पे डुअल यूज टेक्नोलॉजी से संबंधित व्यापार होता है। ये क्या होता है, जिसमें कि सिविल और
मिलिट्री यूज़ दोनों ही उद्देश्यों को प्राप्त करने वाली जो टेक्नोलॉजी होती है, जहाँ पे दोनों जगह इस्तेमाल हो सकती है, इस तरह की टेक्नोलॉजी जो सप्लाई कर रही हैं, ऐसी कंपनियों को भी इसमें शामिल किया गया, तो उनके ऊपर भी प्रतिबंध आरोपित कर दिए गए। इसके अलावा GRU, देखिए ब्रिटेन ने रशिया की जो इंटेलिजेंस सर्विसेज है, कौन सी, आर्मी की, उसकी जो 3 यूनिट्स हैं और इसके अलावा उसके 18 इंटेलिजेंस ऑफिसर के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया कि वे यूरोप में, खासतौर से ब्रिटेन में, ना तो आ सकते हैं ना वो किसी भी तरह का वहाँ काम कर सकते हैं। देखिए अब अगर हम देखें ये जो संपूर्ण जो घटनाक्रम चल रहा है इस वक्त, इसका असर भारत के ऊपर क्या पड़ता है, तो ये देखें भारत के ऊपर क्या असर पड़ता है। तो अगर देखा जाए तो रशिया भारत का एक बहुत अच्छा साझेदार है और वर्तमान में भारत की 44% क्रूड ऑयल की ज़रूरतें रशिया से पूर्ति हो रही है। क्यों? क्योंकि रशिया से हमें सस्ते में क्रूड ऑयल प्राप्त हो रहा है, तो भारत ने भी ज़्यादातर उससे खरीदना भी शुरू कर दिया। अब भारत ने क्या कहा, इसको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे पहले हम देख चुके हैं कि भारत ने जब नाटो ने, जब मार्क रूट ने कहा, तो वहाँ पे ही भारत ने कहा कि वे डबल स्टैंडर्ड रख करके चलते हैं, कि वे इंडिया के ऊपर तो प्रतिबंध लगाने की बात करते हैं, चाइना और ब्राज़ील पर प्रतिबंध की बात करते हैं, लेकिन जहाँ पर अगर उनके व्यापारिक हित प्रभावित होते हैं, नाटो कंट्रीज़ के या USA के, तो वे उन देशों के साथ समझौता कर लेते हैं। सो यहाँ हम देखें भारत ने क्या कहा, तो विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने एक्स पर अपना एक बयान जारी किया। उन्होंने कहा कि यूरोपीय संघ की ओर से जो प्रतिबंध लगाए गए हैं अभी रिसेंट जो हैं, वे भारत उनका किसी भी तरीके से समर्थन नहीं करता, क्योंकि ये एक तरफा है। तो उनके वर्ड देखें, भारत किसी भी एक तरफा प्रतिबंध का समर्थन नहीं करता, क्योंकि एक तरफ से लगाए जा रहे हैं, तो वे डिनाई करते कि भारत बिल्कुल भी सहमत नहीं है। वे कहते हैं कि भारत एक जिम्मेदार देश है और हम अपनी कानूनी जिम्मेदारी के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं, और भारत सरकार अपने नागरिकों की बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए और सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए महत्वपूर्ण मानती है। तो यहाँ सीधी सीधी बात यह है कि चाहे वो मार्क रूट ने कहा कि ब्राज़ील, चाइना और इंडिया के साथ किसी भी तरह का अगर रशिया की कोई कंपनी ट्रेड करती तो उसके ऊपर सेकेंडरी टैरिफ लगा दिया जाएगा 100%, और उसके पहले बताया था कि 500% तक टैरिफ लगाया जाएगा। तो यहाँ पर इस पूरे सिनेरियो को समझा जाए तो इस घटना को, जो कि हिंदू में ये जो खबर आई है, इससे एक चीज़ पता चलता है कि किसी भी तरीके से यूरोप हो या अन्य देश हो, अमेरिका हो, उनका एक ही उद्देश्य है कि रशिया को किसी भी तरीके से बातचीत की टेबल पर लाया जाए, बाध्य किया जाए। अगर यूक्रेन बर्बाद हो जाता है तो रशिया के हौसले और भी ज़्यादा बढ़ जाएंगे और वो धीरे धीरे अपना यूरोप की तरफ विस्तार करता चला है, और जो भी उसकी सीमा से लगे कमज़ोर देश हैं वे धीरे धीरे फिर रशिया की तरफ झुकते चले जाएंगे, और दुनिया फिर से उस कोल्ड वॉर वाला जो उसके पहले का जो एरा था, जहाँ पे दुनिया 2 पोल्स में डिवाइड थी, एक तरफ हम देखते हैं कि कैपिटलिस्ट ग्रुप था, एक तरफ कम्युनिस्ट ग्रुप था, तो आज वो ग्रुप तो नहीं दिखेंगे, बल्कि ग्रुपिंग यहाँ पे ऐसी हो रही है कि एक तरफ हम चाइना और रशिया जैसे देशों को देखते हैं, तो दूसरी तरफ हम अमेरिका और नाटो जितने सहयोगी हैं इनको देखते हैं। और ये दोनों ही ग्रुप अगर हम बात करें तो अपने अपने प्रभाव का विस्तार कर रहे हैं, अपने अपने मार्केट के लिए काम कर रहे हैं। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की अगर पॉलिसीज देखी जाएं तो वर्तमान में जो उनका अमेरिकन फर्स्ट की पॉलिसी पे वो चल रहे हैं, तो किसी भी तरीके से अमेरिका को एक महान देश बनाना और बनाए रखने की नीति पर चल रहे हैं। ऐसे में जो एक नीति उन्होंने चलाई थी जो कि 1945 से चल रही कि दुनिया में फिर तीसरा विश्व युद्ध ना हो, मल्टीलैटरलिज्म की जो पॉलिसी थी उसको उन्होंने किनारे कर दिया, WHO से अपने आप को बाहर कर लिया, WTO से बाहर अपने आप को कर लिया, इसके अलावा जो क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड जितनी भी ट्रीटीज थी उससे अपने आप को बाहर कर लिया। ऐसे में हम क्या देखते हैं कि वे सिर्फ अमेरिकी हितों को साधने की बात करते हैं, और जो नाटो है वो भी इसी तरह की नीति पर चल रहा है, क्योंकि वहां पर अगर प्रभुत्व किसका हम देखें तो USA का है। तो कुल मिलाकर के देखें इस समय भारत की स्थिति बहुत ही ऐसी जगह पे, एक तरफ कुआं है तो एक तरफ खाई है, मतलब कुल मिलाकर के फंसे हुए हैं। लेकिन यहीं पर हमारी विदेश नीति की परीक्षा होगी कि आखिर हम क्या करें। और ये कुछ वैसा ही जैसे एक समय में नेहरू को सामना करना पड़ा था कि किस तरफ जाएं, वो कि USA के ग्रुप में जाएं या USSR के ग्रुप में जाएं, लेकिन उन्होंने एक तीसरा रास्ता चुना था जिसे नैम की नीति कहा जाता है, गुटनिरपेक्षता की नीति कहा जाता है। तो वर्तमान की सरकार इन दोनों अगर देखा जाए तो विदेश नीति के मामले पर उसको कांटों पर चलना पड़ रहा है, लेकिन यहाँ पर भारत बहुत ही सधे कदमों से चल रहा है, क्योंकि उसकी अपनी ऊर्जा आवश्यकताएं भी
चाहिए और भारत भी ये कभी नहीं चाहेगा कि दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की तरफ बढ़े या फिर कोई देश इतना शक्तिशाली हो जाए कि वो दूसरे देशों के ऊपर किसी भी तरह का नाजायज़ दबाव डाल सके। यहाँ चीन की एक रणनीति को और समझना होगा कि चाइना भी क्या चाहता, जहां यूरोपियन यूनियन चाहती, अमेरिका चाहता यूक्रेन और रशिया का वॉर बंद हो जाए, वहीं चीन क्या चाहता है। चीन के प्रवक्ता ने एक बार कहा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वे नहीं चाहते कि यूक्रेन और रशिया का वॉर रुके, क्योंकि अगर ऐसा होता है कि अगर यूक्रेन और रशिया का वॉर खत्म होता है तो अमेरिका का फिर सारा ध्यान चीन के ऊपर जाएगा और चीन जिस तरह से लगातार वो तरक्की कर रहा है उस पर कहीं ना कहीं व्यवधान अमेरिका या नेटो कंट्रीज अड़ाना शुरू कर देंगे। सो वो हमें दिख भी रहा है, लगातार हम देखते हैं ताइवान की सुरक्षा के मुद्दे पर जिस तरह के बयान अमेरिका की तरफ से आ रहे हैं, ऐसे में ये संभावना व्यक्त की जा रही है कि रशिया और चाइना बहुत क्लोज होते चले जाएंगे और अगर ये वॉर इसी तरीके से यूक्रेन का चलता रहा तो इसमें बहुत देर नहीं है कि तीसरे विश्व युद्ध भी प्रारंभ हो जाए, क्योंकि इसकी आहट तो मिल ही रही है। चलिए दोस्तों, तो ये आज का एनालिसिस हम यहीं खत्म करते हैं। बट अगर आप मल्टीलैटरलिज्म को कैसे अमेरिका ने प्रारंभ किया और फिर कैसे उसी को समाप्त कर, इससे रिलेटेड अगर आप वीडियो देखना चाहें सो वो आप देख सकते हैं हमारे चैनल पे, वो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, तो आप उसे देख सकते हैं। या चाइना को लेकर के किस तरह की पॉलिसी यूएसए की वो देख सकते हैं, या चाइना की जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की पॉलिसी है आप उसे देखना चाहें, या क्वाड से रिलेटेड देखना चाहें, एससीओ से रिलेटेड, ये सारे वीडियोस हम लोग ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। तो इन्हीं मुद्दों से जुड़े हुए मुद्दे हैं, राइट फ्रेंड्स। तो फिर अगर आपने ये वीडियो पसंद किया और अब तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, इसे लाइक कीजिए और लोगों के साथ, अपने दोस्तों के साथ इसको कीजिए शेयर। सो मैं हूं यशोवर्धन, फिर मिलते हैं हम अगले दिन। तब तक आप लगातार अपनी तैयारी जारी रखिए। नमस्कार।